आज करने हैं यूरोप। सभी लोग निकाल लीजिए। यूरोप, कल करेंगे एशिया अच्छे से। कल उनकी क्लास नहीं है, कल कुछ काम भी होगा शायद, इसलिए क्लास ना हो। पता कर लूँगा, वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब कल की बात है कल, ठीक है, नहीं तो जो टाइमिंग है वही चलेगा। अगर कुछ चेंजिंग होगा तो आप लोगों को सुबह तक, कल सुबह तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सबने निकाल लिया यूरोप। पहले पॉलिटिकल, यूरोप में टोटल कितने देश हैं? हाँ 52 44 44 देश है पूरे। और जो अंतिम देश बना है वो कौन सा है? 2015 में खुद को स्वयं घोषित, बताया था ना कि कितने देश है जो स्वयं घोषित देश बनते हैं, तो वहीं अंतिम बना था लीबरलैंड। ठीक है, 2015 में वो अंतिम देश बना था यूरोप का जो खुद से घोषित किया कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, लीबरलैंड। क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में है। ठीक है, चलिए पहले सारे जो देश हैं इनमें बहुत सारे नाम आपको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है, बाल्कन कंट्री, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे क्या है? देशों का समूह है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम देखते हैं, फिर आएंगे हम पॉलिटिकल पे, सॉरी फिजिकल पे। ठीक है, सबने निकाल लिया? चलिए सबसे ऊपर उत्तर में देखिए, यहाँ पर पहले 3 देश दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद स्वीडन और फिर है फिनलैंड। ठीक है, अगर बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्री की, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आते हैं 4 देश। पहला है नॉर्वे, ठीक है, दूसरा हमारा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क और चौथा आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड नहीं आए। 4 देशों के समूह को क्या बोला जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा बाद में, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, 4 देश कौन कौन से? आइसलैंड, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, 4 देशों को मिलाकर स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है। उसके बाद सुनने में आता है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड कैसे बनता है? यहां पर 3 एरिया है, 3 एरिया, मतलब यहां पर इन सबको, यहां जो एरिया दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है? यूनाइटेड किंगडम। इसमें क्या क्या सम्मिलित है यूनाइटेड किंगडम में? हाँ, आयरलैंड, सबसे पहले देखिए ये ग्रीन वाला जितना एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में 3 एरिया इसमें है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड। ठीक है, यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं स्कॉटलैंड। यहाँ जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं वेल्स और इसको बोलते हैं इंग्लैंड। ठीक है, और इन तीनों क्षेत्र को मिलाकर हम बोल लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ तक का, ठीक है, ये दिख रहा है, इतना एरिया को बोलते हैं हम स्कॉटलैंड। यहाँ एक नदी है, इस नदी के यहाँ तक ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं वेल्स। ठीक है, और जो ये वाला एरिया बचता है इसे बोलते हैं हम इंग्लैंड। और इन सबको, इन तीनों एरिया को मिलाकर हम बोल लेते हैं क्या? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड को जब मिला देंगे तब बनेगा ये यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन सम्मिलित है या नहीं है। स्कॉटलैंड
इंग्लैंड और वेल्स, 3 एरिया को मिला के बनता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें हम आयरलैंड को सम्मिलित कर देते हैं तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। इससे बड़ा नहीं होगा। हाँ, वेल्स ये वाला एरिया, यहाँ एक नदी दिख रही है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं वेल्स, ठीक है। वहीं पेंसिल से आप लोग लिख लीजिए, हो गया। उसके बाद आता है बाल्कन कंट्री। सबने सुना होगा बाल्कन कंट्री। बाल्कन कंट्री को देखते हैं। यहां पर है बाल्कन पेनिनसुल, एरिया गया था। चलिए देखते हैं बाल्कन कंट्री। यहां पर है ये वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है। और इसमें जो भी देश सम्मिलित है वो सारे बाल्कन कंट्री कहलाते हैं। जैसे इसमें देखें तो सबसे पहला देश है स्लोवेनिया, ठीक है। हाईलाइट करते हुए चलिए बाल्कन कंट्री वाले में स्लोवेनिया, उसके नीचे आएंगे तो क्रोएशिया, ठीक है। उसके बाद ये है बोस्निया, फिर सर्बिया, मोंटेग्रो, ठीक है, कोसोवो, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, ग्रीस का थोड़ा सा पार्ट आता है, बुल्गारिया, रोमानिया और तुर्की का थोड़ा सा पार्ट आता है। ये सारे क्या कहलाते हैं? बाल्कन कंट्री, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्लोवानिया, ठीक है, स्लोवानिया है, उसके नीचे आएंगे तो क्रोएशिया, फिर बोस्निया, फिर मोंटेग्रो, अल्बेनिया, कोसोवो, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस का थोड़ा सा पार्ट और तुर्की का भी थोड़ा सा पार्ट आता है। तो इन दोनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी ये सारे जो हैं वो बाल्कन कंट्री कहलाते हैं। हाँ, कौन यहाँ से आता है? देखिए, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ये मोंटेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और रोमानिया, इतने देश आते हैं बाल्कन कंट्री के अंतर्गत, ठीक है। इसे बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता है। यहीं पर एक बाल्कन माउंटेन भी है, ठीक है। क्या चीज? हाँ, सर्बिया आता है। कौन सा? नहीं, ठीक है, रोमानिया आता है। फिर से स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेग्रो, अल्बेनिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है। एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं आइबेरिया। आइबेरिया में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? आइबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है, प्रायद्वीप। उसमें कौन कौन से देश है? स्पेन और पुर्तगाल, 2 देश आते हैं उसके अंतर्गत। आइबेरिया, आइबेरियन प्रायद्वीप। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रायद्वीप है, छोटे से लेकर बड़े तक, ठीक है। हो गया। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? कम से कम 3 ओर से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को हम प्रायद्वीप बोला जाता है। जैसे भारत का जो दक्षिणी वाला क्षेत्र है उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। वैसे अगर देखें तो यूरोप में बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे हो गए। और भी देखें तो बहुत सारे यहाँ पर देश है छोटे छोटे, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेकिया, ठीक है, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, ये सारे चीज़ है, ये सारे चीज़ हमें देखने हैं।
रूस जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में ही अवस्थित है। ठीक है, जितना बताया उतना समझ में आया। बाकी जो भी देश हैं उसको एक एक बार देख लेने हैं। ठीक है, अगर देश देखें तो इसमें 44 देश हैं, जिसमें से जो मुख्य है जो किसी न किसी ग्रुप में आते हैं उसको हमने देख लिया। बाकी अगर देखें तो अगर हम दक्षिण से चलते हैं तो पुर्तगाल है, ठीक है, उसके पास में ही है स्पेन, फिर फ्रांस है, इटली है। इटली के पास यहाँ पर एक ये द्वीप देखिए, यहाँ ये वाला दिखाई दे रहा है, ये द्वीप दिख रहा है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये इटली के अंतर्गत आता है और ऊपर वाला फ्रांस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो जो उत्तर में है वो फ्रांस के अंतर्गत आता है और नीचे वाला पार्ट इटली के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, ये सारे देश हैं। सारे देश को एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद से यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्रुप में से ही आता है। ठीक है, और या फिर प्रश्न में आएगा जहाँ पर प्रधानमंत्री जी विजिट कर जाए, भारत की विदेश मंत्री विजिट कर जाए, राष्ट्रपति जी विजिट कर जाए, उन देशों से संबंधित प्रश्न आते हैं, बाकी नहीं पूछे जाते। तो यहाँ रसिया में जो जो चीज़ें हैं, अगर रसिया में देखा जाए तो एशिया और यूरोप दोनों में ही रसिया अवस्थित है, लेकिन जो उसका विकसित पार्ट है वो यूरोप में है, और जो कम विकसित है, विकासशील टाइप का है या फिर खाली एरिया है, वो अधिकतर एशिया में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक औद्योगिक ट्रायंगल बोला जाता है रसिया में। रसिया में एक इंडस्ट्रियल ट्रायंगल बोला जाता है। मॉस्को दिख रहा है? इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, ये मॉस्को है, नीचे कौन सा है? टूला, और यहाँ कौन सा है? निनिन नोगोरोड, नाम भी ऐसे है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर ये जो एरिया है एक ट्रायंगल निर्मित करता है, जिसे हम औद्योगिक ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, औद्योगिक त्रिभुज। यहाँ पर उद्योग बहुत ही विकसित रूप में है, इसलिए इन तीनों क्षेत्रों को मिलाने के बाद क्या बनता है? इंडस्ट्रियल ट्रायंगल। आप चाहें तो बना लीजिए, मॉस्को से इसको मिलाइए और इसको इससे, और यहाँ पर एक, यहाँ जूम नहीं हो पा रहे हैं, इसमें देख के बताता हूँ। निजनी नोगोरोड, ठीक है, ये वाला एरिया है, और टूला है और मॉस्को है। इन तीनों को मिलाने पर एक ट्रायंगल निर्मित होता है, और इस ट्रायंगल को इंडस्ट्रियल ट्रायंगल बोला जाता है। हाँ, नीचे टूला, ट्यूला, TULA, ट्यूला। ठीक है, हो गया। अब निकालिए, हम देखते हैं फिजिकल निकालिए, और फिजिकल में एक बार हम भ्रमण कर लेते हैं पूरे यूरोप का। हाँ, गए हुए थे, करंट का मुद्दा है। हाँ, चलिए पहले भ्रमण कर लेते हैं पूरे यूरोप का। नदियाँ, पठार, पहाड़ सारे। फिजिकल मैप निकालिए। हाँ, देखिए, देश के नाम के साथ साथ राजधानी का भी नाम याद होना चाहिए। मैं प्रश्न जो डालूंगा उसमें राजधानियों से भी प्रश्न होंगे।
हाँ, करंट का भी है। 35-40 करंट के क्वेश्चन होंगे, 30-35 ज्योग्राफी के और बचे हुए हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। मेरी इच्छा हाँ, वो बाद में डिस्कशन होगा, पहले जो हम कर रहे हैं वो कर लें। सबने निकाल लिया फिजिकल मैप्स? नहीं मिला, फिजिकल मैप भी नहीं मिल रहा। चलिए हम इसके दक्षिण पश्चिम से प्रारंभ करते हैं, जहां पुर्तगाल था हमारा। ठीक है, पहले यहां ध्यान दीजिए, क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो यहीं दिखना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, कल भी किए थे लेकिन यहाँ भी करना है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सबसे पहले हम देख लेते हैं माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है सिएरा नेवादा। ठीक है, सिएरा नेवादा यहीं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर उत्तर में मिला सबको। सिएरा नेवादा, पहले इसे हाईलाइट कीजिए। सिएरा नेवादा हो गया। हाँ, जो जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे माउंटेन्स लिख दे देते हैं, ये नाम थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि ये माउंटेन है। ठीक है, सबको मिल गया सिएरा नेवादा। इसके उत्तर में चलिए मोरेना माउंटेन्स है, उसे हाईलाइट कीजिए। मोरेना माउंटेन्स हो गया। मोरेना माउंटेन्स स्पेन में है, मिला सबको? किन्हें नहीं मिला अभी तक? यहाँ देखिए पुर्तगाल के बगल में, पुर्तगाल के पूर्व में स्पेन है और स्पेन में ये स्पेन का निचला पार्ट है सिएरा नेवादा। उसके थोड़ा सा उत्तर में चलेंगे तो मोरेना माउंटेन्स है, और पूरा उत्तर में चलेंगे स्पेन के तो यहाँ पर है कैंटाब्रियन माउंटेन। मिल गया? जो मुख्य है वही करेंगे, बहुत सारे हैं यहाँ पर। हो गया? उसके बाद यहाँ अल्पास है, अल्पास माउंटेन इटली में, मिला सबको? अल्पास माउंटेन, और उसका हाईएस्ट पीक जो है वो भी लिख लीजिए, मेटरहॉर्न हाईएस्ट पीक, मेटरहॉर्न, इसे हाईलाइट कर लीजिए। मेटरहॉर्न अल्पास पर्वत का हाईएस्ट पीक। हाँ, क्या चीज? कहाँ है ब्लॉक शिखर? हिंदी में लिखा हुआ है। ब्लैक फॉरेस्ट है एक, ये भी माउंटेन ही है, ब्लैक फॉरेस्ट, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। अल्पास की ऊंची चोटी है मेटरहॉर्न, 4478 मीटर। ठीक है, यहीं बगल में है जूरा माउंटेन्स। नहीं दे रखा? लिख लीजिए यहाँ पर, अल्पास के नीचे ही, सॉरी अल्पास के ऊपर जूरा माउंटेन, इसी का विस्तार है। इसका हाइट यहाँ पर नहीं दे रखा।
सबसे ऊंची चोटी की है 4478 मीटर हॉर्न, ठीक है। अल्पास का ही विस्तार है ये। कौन? इसमें ब्लॉक शिखर है ही नहीं। अल्पास पर है, चलिए इसमें नहीं है, आप में है तो आप हाईलाइट कर लीजिए। ये माउंट ब्लैंक, हाँ 4808 मीटर ब्लॉक माउंटेन बोल रहे थे, ब्लैंक है ये, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट और जूरा माउंटेन हो गया। उसके बाद यहाँ है इटली में अपेनिन्स, ठीक है, ये भी माउंटेन है। और उसके बाद जहाँ पर हमने बाल्कन कंट्री देखा था, यहीं पर एक है बाल्कन माउंटेन्स मिला। बाल्कन पेनिनसुले के ऊपर उत्तर में बाल्कन माउंटेन मिला। बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर में है बाल्कन माउंटेन्स। हाँ नहीं, इटली तो इधर है ना, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर है कार्पेथियन माउंटेन्स। हाँ इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो बड़े बड़े माउंटेन्स है वो करवा रहा हूँ मैं, इसको भी कर लीजिए। ट्रांसिल्वेनियन अल्पस हो गया। उसके उत्तर में है कार्पेथियन माउंटेन्स, ठीक है। और सबसे बाउंड्री पे चलते हैं, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, कौन सा है? यूराल माउंटेन्स। इसको हाईलाइट कीजिए, यूराल माउंटेन्स। एशिया से यूरोप को अलग कौन कौन से करते हैं? यहाँ पर यूराल माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद यूराल रिवर है और काकेशस पर्वत है। ये तीनों मिलकर, उसके बाद कैस्पियन सी है, ये चारों मिलकर एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। तो यूराल माउंटेन हो गया सबका। और इसके दक्षिण में आएंगे, एकदम पूरा दक्षिण में, तो यहाँ मिलेगा आपको काकेशस पर्वत मिल गया। यूराल इसका बाउंड्री है। यूराल देख लीजिए स्क्रीन पे। एकदम जाएंगे हम पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो यूराल माउंटेन दिखेगा जो बाउंड्री है, ठीक है। और उसके बाद यूराल रिवर है, ठीक है। यूराल रिवर वहीं पास में ही है, यूराल पर्वत से ही निकलती है, मतलब बाउंड्री बता रहा हूँ अभी, ठीक है, यूराल रिवर। और उसके बाद नीचे है कैस्पियन सी। और पूरा दक्षिण में अगर जाएंगे तो यहाँ पर है काकेशस पर्वत। ये चारों मिलकर यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। काकेशस मिल गया सबको। ठीक है, हाँ, एल्ब्रूस पर्वत, क्या चीज? कैसा ऑप्शन? हाँ तो इसमें पूछ सकता है ना, ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा है, ठीक है, जो एशिया को या फिर यूरोप को एशिया से अलग नहीं करता, ठीक है। चारों हमें पता रहेगा तो एक तो हम उसमें से जो नहीं होगा वो टिक आउट कर सकते हैं। यूराल पर्वत करता है, यूराल रिवर करती है, उसके बाद कैस्पियन सी और काकेशस पर्वत, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका से बात करें तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो 3 हमने किया था। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी है, ये करती है। बाबल मंदाब था वो, ठीक है। तो वो ये चीज़ें हमने कल देखा था,
ठीक है, माउंटेन हो गए सबके। इसमें प्रायद्वीप बहुत सारे हैं, तो प्रायद्वीप को हम एक बार देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पूरा उत्तर क्षेत्र में माउंटेन इतने ही हैं महत्वपूर्ण, छोटे छोटे बहुत सारे माउंटेन हैं यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर है, इसको रख लीजिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन है तो यहाँ पर कर लेते हैं। जोलियन माउंटेन, जोलेन माउंटेन, ठीक है, स्कैंडियन प्रायद्वीप में है जोलेन माउंटेन। ठीक है, अब पेनिनसुला जो भी है उसको हाईलाइट कीजिए। सबसे पहले स्कैंडिनेवियन मिला सबको, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप मिल गया। इसके हम चलेंगे उत्तर पूर्व में, इसके उत्तर पूर्व में चलिए, उत्तर पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर है कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप। ठीक है, कोला प्रायद्वीप जो स्कैंडिनेवियन थी उससे हम उत्तर पूर्व में आए हैं, तो यहाँ पर है व्हाइट सी जो है श्वेत सागर उसके उत्तर में है। ठीक है, हाँ केनिन है, महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इसको भी वही है तो हाईलाइट कर लीजिए। हो गया। उसके बाद स्कैंडिनेवियन था, वहाँ से आइए दक्षिण पश्चिम में, स्कैंडिनेवियन से दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर है जूटलैंड, दिखा जूटलैंड, ये भी एक प्रायद्वीप है जूटलैंड। जो मैं करवा रहा हूँ कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हो गया। जूटलैंड नहीं मिला, स्कैंडिनेवियन के उत्तर दक्षिण में मिला, मिल गया। बाल्टिक सी है जो उसके पश्चिम में है। उसके बाद पूरा आ जाइए जहाँ पर हमारा पुर्तगाल था, यहाँ है आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप, इसको हाईलाइट कर लीजिए। आइबेरियन प्रायद्वीप, स्पेन में, पूरा यूरोप के दक्षिण पश्चिमी भाग में मिला आइबेरियन पेनिनसुला। मिल गया। अजय जी मिला। चलिए उसके बाद जहाँ बाल्कन था, बाल्कन एरिया, वहाँ चलिए और वहाँ पर है बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप, इसे हाईलाइट कर लीजिए। हाँ, ब्लैक सी के पश्चिम में है बाल्कन प्रायद्वीप। हो गया। अब यहाँ से चलिए आप, यहाँ से उत्तर पूर्व में चलिए, उत्तर पूर्व में आइए, यहाँ पर है ये क्रीमिया, क्रीमिया प्रायद्वीप, इसको हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पर लौह अयस्क तेल ये सारे चीज़ मिलते हैं। क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन में है, यूक्रेन के दक्षिणी भाग में आएंगे तो क्रीमिया है, क्रीमिया प्रायद्वीप। मिल गया। यूक्रेन लिखा हुआ है। ब्लैक सी के दक्षिण में, उत्तर में चलिए, स्ट्रेट ऑफ कर्स जहाँ पर है मिला, ब्लैक सी मिला सबको, ब्लैक सी के उत्तर में है क्रीमिया प्रायद्वीप। यहाँ पर लौह अयस्क तेल आदि यहाँ पर
भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हो गया सबका? चलिए अब इसके अगल बगल में बहुत सारे सी हैं, उसको हाईलाइट कीजिए। सबसे उत्तर में देखें, यूरोप के सबसे उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर। ठीक है। पश्चिम में क्या है? अटलांटिक ओशियन। ठीक है। और पूर्व में देखें तो क्या है? पूर्व में कैस्पियन सागर, यूराल माउंटेन, यूराल रिवर। ठीक है। तो चारों एरिया के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर में क्या है? आर्कटिक सागर। पश्चिम में जाएंगे तो अटलांटिक महासागर। दक्षिण में आएंगे तो भूमध्य सागर है। ठीक है। ब्लैक सी है दक्षिण में ही। पूर्व में जाएंगे तो कैस्पियन सी है और यूराल माउंटेन है, यूराल रिवर है। ठीक है। ये सारी चीज़ हो गए। ब्लैक सी को हाईलाइटेड कीजिए, जो महत्वपूर्ण सी है उसे हाईलाइट कीजिए। ब्लैक सी हो गया। उसके बाद कैस्पियन सी को भी कर लीजिए, मेडिटेरेनियन भी कर लीजिए, भूमध्य सागर हो गया। पहला कैस्पियन, फिर ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इटली, और इटली के बगल में, इटली के पूर्व में कौन सा है? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी, इसे भी हाईलाइट कर लीजिए। इटली के बगल में है, इटली के पूर्वी क्षेत्र में। मिल गया। उसके बाद बे ऑफ बिस्के कर लीजिए। स्पेन के ऊपर है बे ऑफ बिस्के। मिला। बिस्के की खाड़ी हो गया। इंग्लिश चैनल हाईलाइट कर लीजिए। इंग्लिश चैनल से प्रश्न आए हुए हैं कि ये किससे किसको अलग करता है? हाँ, क्या चीज़? हाँ, जल संधियाँ और भी बहुत सारी हैं। ठीक है। इंग्लिश चैनल हो गया। उसके बाद उसके इंग्लिश चैनल किसको किसको जोड़ता है? नॉर्थ सी और बिस्के की खाड़ी को। ठीक है। तो नॉर्थ सी को भी हाईलाइट कर लीजिए। नॉर्थ सी और बिस्के की खाड़ी को इंग्लिश चैनल जोड़ता है। ठीक है। और नॉर्थ सी के एकदम उत्तर में चलेंगे तो यहाँ पर कौन सा है? नॉर्वेजियन सी। मिला। नॉर्थ सी नहीं मिला। ब्रिटेन और जूटलैंड जो था, इसके उत्तर में ऊपर नॉर्वेजियन सी। मिल गया। हिंदी वाला लोड किया था, ऐसे क्लियर था नहीं उसमें। उसमें केवल वर्ल्ड ही था, जिसमें जूम करने के बाद इतना क्लियर नहीं दिखता था। नॉर्वेजियन सागर हिंदी में है। हाँ, गूगल ट्रांसलेट भी इसको नहीं करेगा, वो पीडीएफ को नहीं करता। हो गया। देखिए मैप जो है, मैप को मैं नहीं बोलूँगा कि हिंदी में आप करें, मैप इंग्लिश में ही करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि कई सारी ऐसी ट्रांसलेशन है जो हिंदी में गलत मिलती है, जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। इंग्लिश वाला ही एक से ज़्यादा मैप ले लीजिए। हो गया। अब यहाँ पर आइए, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप था, वहाँ पर एक है गल्फ ऑफ बोथेनिया। गल्फ ऑफ बोथेनिया। हाँ, अब तो वहीं रहे बाल्टिक के पास। गल्फ ऑफ बोथेनिया हो गया। इसके दक्षिण में है बाल्टिक सागर। हो गया। और
हाँ एक पेप्सी झील है सर। हाँ, वहीं से पेप्सी निकाला जाता है। हो गया। गल्फ ऑफ फिनलैंड यहीं पर है, और यहीं पर एक लेक है, लेक ऑफ लडोगा। या अगर यहाँ पर भी देखिए, यूरोप में भी बहुत सारे लेक मिलेंगे। जैसे हमारा कनाडा में बना था, जब बर्फ़ वहाँ से निकली तो बहुत सारे वहाँ पर लेक बना दी, वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। कौन सा? गल्फ ऑफ बोथानिया, बोथानिया की खाड़ी मिल गया। और एक वाइट सी है, वाइट सी को भी हाईलाइट कर लीजिए। वाइट सी सबको मिल गया। ब्लैक सी और वाइट सी दो चीज़ें हैं। बातें मत कीजिए। हाँ, बहुत सारे सागर हैं। हाँ, झील भी बहुत सारे हैं। मैं उतना ही करवा रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड पे ज़्यादा लोड ना हो। हो गया सर, आगे हो गया। अब नदियों पर चलें। महत्वपूर्ण नदियाँ। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? हाँ, डेन्यूब नदी है। ये ऐसी नदी है जो 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। 4। 5वां कौन सा है? 5 महत्वपूर्ण शहर है, राजधानी नहीं है। राजधानियों की बात करें तो सबसे पहले कौन सी राजधानी है? वियना। पॉलिटिकल वाले में देखिए एक बार, डेन्यूब नदी पर ध्यान दीजिए। हाँ, वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। उसके बाद बुदापेस्ट कहाँ की राजधानी है? हंगरी की। डेन्यूब की बातें कर रहे हैं, जो 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नहीं मिली। देखिए, राजधानियाँ याद करने का थोड़ा सा कॉमेडी तरीके में उसको याद कीजिए, या कहानी बनाकर याद कीजिए। जैसे हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट, इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? हाँ, एक बूढ़े व्यक्ति थे, ठीक है, कैसे याद करेंगे? कभी नहीं भूलेंगे आप। एक बूढ़े व्यक्ति थे, वो बहुत ही ज़्यादा हंगरी थे, ठीक है। बूढ़े व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंगरी थे, भूखे थे। दुकान पे गए तो उन्होंने पेस्ट मांगा, ठीक है। तो क्या हो गया? बूढ़ा पेस्ट। क्यों? हंगरी थे इसलिए। ऐसे याद किया जा सकता है, नहीं भूलेंगे। कंप्यूटर एक चीज़ जो हमें दिखाता है, उसको दिखाने के लिए वो कितने वर्ड में कोडिंग करता है आपको पता होना चाहिए। वैसे ही हमारा भी माइंड है। एक बिहार के ही हैं, अजय नाम के, वो एक बार क्लास लिए थे, उनका यूट्यूब पे भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड मिला हुआ है याद करने के लिए। हमसे 10 अगर नंबर लिख दिए जाए और फिर लाइन बाय लाइन बोला जाए कि इसको बताइए एक बार देख के, तो आप नहीं बता पाएंगे। उनको 1 लाख वर्ड लाइन बाय लाइन लिख दीजिए, कुछ भी। हाँ, अजीत, कुछ भी लिखिए, हर चीज़ वो बताएंगे। उनका क्लास भी मैंने लिया था 3 दिन, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। पहले कोडिंग करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार कोडिंग करने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। रेडियो के जो खोज करता थे कौन थे? मार्कोनी। इसको उन्होंने याद करवाया था कि मैं रेडियो बजा रहा था, बज नहीं रहा था, तो उसको मैंने कोनी मार दिया, ठीक है, मार्कोनी। तो रेडियो का कौन आविष्कार करता हुआ? मार्कोनी। ऐसे ही याद करने हैं। पूरे वर्ल्ड का जितना राजधानी है सारा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए डेन्यूब पर, ठीक है। डेन्यूब पर थे। पहली राजधानी है ऑस्ट्रिया की वियना, फिर हंगरी में बुदापेस्ट, फिर आगे आएंगे तो बोस्निया का राजधानी है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड,
ठीक है। और अंतिम है बुचारेस्ट, रोमानिया की राजधानी। ये चारों राजधानियाँ इसी नदी पर अवस्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रिया, हो गया सर। हंगरी, सर्बिया और रोमानिया, चारों देशों की राजधानी किस नदी पर अवस्थित है? डेन्यूब नदी पर। हाईलाइट हो गया डेन्यूब। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी है राइन। जर्मनी में जाइए, जर्मनी में है राइन नदी। राइन स्क्रीन पर देखिए। हाँ, यहाँ है राइन नदी, दिखी? मिल गया। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है टेम्स नदी। टेम्स इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या स्टेटमेंट है? ये सर गंगा का पानी निचोड़ के टेम्स में डाल, यूरोप की गंगा है सर टेम्स। ऐसा ही है। कौन स्पंज की तरह बोला गया है? सर ये बोला गया है गंगा नदी के किनारे इंग्लैंड का हाँ? टेम्स नदी के किनारे किए गए पाँच के बराबर। ये भी एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में वो बोला गया है ना कि जो हमारी जो भी नीतियाँ हैं वो सारी एक स्पंज की जैसी है, ठीक है। यानी कि जो अंग्रेज लोग हैं स्पंज के जैसे हैं, जो गंगा नदी के किनारे से जितने भी औद्योगिक वाली जो चीज़ें हैं, खनिज है, सबको निचोड़ कर टेम्स नदी के किनारे जाकर उसको निचोड़ देती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट है, मुझे भी कंफर्म याद नहीं आ रहा। हाँ, इंग्लैंड में। बातें बंद कीजिए। चलिए इधर आइए। पूर्वी क्षेत्र में जहाँ पर यूराल रिवर था, यूराल को पहले हाईलाइट कीजिए, यूराल। और इसी के हम आएंगे और पश्चिम दक्षिण पश्चिम में तो वोल्गा रिवर है, महत्वपूर्ण रिवर है, डेल्टा बनाती है वोल्गा नदी। वोल्गा कहाँ है? रसिया में है, ठीक है। और यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। मिल गया सबको? वोल्गा देखिए आती कहाँ से आती है, बहुत लंबी नदी है। देखिए यहाँ ये सेंट्रल रसियन अपलैंड दिख रहा है, इन क्षेत्रों से आती है वोल्गा नदी और बहते हुए कहाँ आकर गिरती है? कैस्पियन सागर में। बहुत लंबी नदी है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण नदी है यहीं पर डोन। हाँ, टेम्स इंग्लैंड में, अभी उधर नहीं गए हैं ना, अभी तो हम यूरोप में है, मेनलैंड में, ठीक है। वोल्गा के दक्षिण में है डोन नदी। मिला? डोन नदी रसिया में ही है। डोन नदी सेंट्रल रसियन अपलैंड दिख रहा है बड़ा सा। नहीं मिला? डॉन रिवर सबको मिल गया? डॉन यहाँ पे नदियाँ बहुत सारी है, ठीक है। महत्वपूर्ण नदियाँ इतनी थी। हाँ, घास के मैदान है यहाँ पे। प्रेयरी और स्टेपी दो पाए जाते हैं, उसको भी देखेंगे, ठीक है। नदियाँ सबको मिल गई। अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। प्रमुख नदियों में राइन नदी है, रोन है, डेन्यूब है, पो नदी है, वेनिस है, टाइबर, गैरान, लवायर नदी भी है, सीन है, वेजर है। बहुत सारी नदियाँ महत्वपूर्ण है, ठीक है।
हो गया सबको? चलिए अब इसकी स्थिति देखें तो स्थिति इसकी कहाँ से कहाँ तक है? यूरोप की उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में? यूरोप कहाँ अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है। और जहाँ अवस्थित है वहाँ पर अधिकतर क्षेत्र कहाँ होंगे? बर्फीली क्षेत्र होगी। ठीक है, तो ये जो ऊपर का क्षेत्र है, जो हमारा नॉर्वे, स्वीडन और रसिया का जो ऊपरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमेशा मतलब अधिकतर 9 महीनों तक बर्फ से जमी रहती है। लेकिन यहाँ पर कौन सी जलधाराएं आती है जो बर्फ को पिघला कर रखती है? हाँ, किसी को नहीं याद? हाँ, याद कीजिए। इतना जल्दी जल्दी आप लोग भूलेंगे? कितने अच्छे से बताया था कि ये क्षेत्र हमेशा बर्फ से जमी रहती है। वो जो जलधारा है, जो गर्म जलधारा है, जिसको यहाँ जाने की वजह से यहाँ की जो बंदरगाहें हैं वो खुली रहती है, नदियाँ भी खुली रहती है। और इसको वहाँ पर क्या बोला जाता है? मतलब इसके जाने से वहाँ पर जो माहौल होता है थोड़ा सा सुहावना हो जाता है। ये सारी चीज़ें बताई थी, फिर भी आप लोगों को याद नहीं है। रिवीजन ही नहीं है तो कहाँ से याद होगा? नॉर्वेजियन जलधारा बोल रहे थे। हाँ हाँ बोल देते तो और लोग नहीं देखते ना। ठीक है, अब लिखे इसमें। और कुछ छूट रहा है इसमें? हाँ, झील इसमें बहुत सारे हैं, कौन से महत्वपूर्ण करवाऊं इसमें? इसमें जो सागर है, सागर याद कर लीजिए, और उससे लगने वाले जो भी देश हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए, यहाँ से झीलों से प्रश्न नहीं पूछे गए। और इतनी सारी झीलें हैं कि इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, पठार लिखवा दूंगा। हाँ, क्या चीज़? कौन सी? कैस्पियन सागर जितने भी है सारे महत्वपूर्ण हैं। हाँ, कैस्पियन सागर यहाँ है ना, जो इसको एशिया से अलग करता है, यूरोप को। तो ये जो सारे हैं, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ठीक है, एडियाट्रिक सी, मेडिटेरेनियन सी, ये सारे चीज़ें माइंड में मैप एकदम व्यवस्थित तरीके से रखने हैं। और इससे लगने वाले जो देश हैं आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा कि कैस्पियन सी से लगने वाले देश, ठीक है, बाल्टिक सागर से लगने वाले देश, ऐसे करके नोट्स बना लीजिएगा। रिवीजन में आसानी होगी और एग्ज़ाम में जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग जल्दी से उसको कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न होते हैं जिससे हम अपना समय बचा सकते हैं। 100 क्वेश्चन में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको पढ़ने में ही 30 सेकंड लग जाते हैं, और कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम समय बचा के उस बड़े वाले में दे सकते हैं। ये सब होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने से होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने से होगा। हाँ, झीलें छोटी होती है, वहीं बड़ी हो जाती है तो सागर कहलाती है। हाँ, ये सागर है, ठीक है। हाँ, कहाँ? नहीं, आपको कैस्पियन सागर ही देखने को मिलेगा। झील जो होते हैं छोटे क्षेत्र पे होते हैं, वहीं बड़े क्षेत्र पे होते हैं तो सागर हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, सागर और झील की बातें करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। झील जो होता है वो चारों तरफ से घिरे होते हैं, किसी भी सागर से, महासागर से वो नहीं लगा होता, ठीक है। और जो सागर है वो किसी न किसी महासागर से या किसी अलग सागर से उसकी पानी जो होती है वो मिश्रित होती रहती है। ऐसी आकृति को हम झील और सागर में डिफाइन करते हैं, ठीक है। कैस्पियन सागर भी है, ये भी महासागर से लगता है। ब्लैक सी है, ये भी महासागर से लगता है। भूमध्य सागर है, ये भी महासागर से लगता है। उसके बाद खाड़ी की जो बात करते हैं तो खाड़ी वैसे क्षेत्र को बोलते हैं जो कम से कम 2 क्षेत्रों, यानी कि 2 साइड से थोड़ा सा ज़्यादा जो एरिया है उससे घिरा हुआ क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी की बात करें, ठीक है, तो वो हो गया खाड़ी, लेकिन बगल में जो है उसे अरब सागर बोलते हैं, ठीक है। तो खाड़ी और सागर में
डिफरेंस समझ में आया? झील में समझ में आया? और कोई डाउट है तो बोलिए, और क्या समझ में नहीं आता? हाँ, ब्लैक सी नहीं लगा है यहाँ पर बोसपुरुष दिख रहा है। यहाँ से जो ऑफजियन सी है इससे लगते हुए ये आगे आकर मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ठीक है? समझ में आ गया? खाड़ी छोटा एरिया होता है जिसमें नदियों का पानी होता है, ठीक है? और नदियों का पानी जहाँ गिरता है उसे सागर महासागर बोला जाता है। हाँ, झील खाड़ी वो नहीं बोला जाता, खाड़ी होता है महासागरों में ही, लेकिन वो कम से कम 2 साइड से घिरा होता है, उसे हम बोलते हैं खाड़ी, लैंड से, ठीक है? जैसे यहीं पर है ये बे ऑफ बिस्के, अभी देखे 2 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है? उसके बाद और कोई दिख रहा है? बंगाल की खाड़ी अपनी याद कीजिए। समझ में आ गया? तो सबसे पहले ये जो कंट्री है, कंट्री लिख लीजिए, नोट्स निकालिए। सबसे पहले लिखिए स्कैंडिनेवियन कंट्री। हाँ, हाँ, टेम्स आपको नहीं मिला था नदी? सर उसमें थेम्स लिखा था। हाँ, हिंदी में टेम्स बोला जाता है, ठीक है? थेम्स, ठीक है? चलिए लिख लीजिए पहले स्कैंडिनेवियन कंट्री। इसमें कौन कौन से आते हैं? स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। हो गया? उसके बाद लिखिए बाल्कन राज्य। स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। हो गया? अब लिखिए बाल्कन राज्य। इसमें ऊपर से लिखते हुए आते हैं। सबसे पहले लिखिए स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। हो गया? आगे लिखिए क्रोएशिया। हाँ, क्रोएशिया दूसरा, क्रोएशिया। तीसरा बोस्निया, बोस्निया। अगला मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो। हो गया मोंटेनेग्रो। उसके बाद अल्बानिया, अल्बानिया। अगला कोसोवो, 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 कोसोवो। एटलस में देख लीजिए। मोंटेनेग्रो के बाद बोला था अल्बानिया, फिर कोसोवो, उसके बाद मैसेडोनिया, मैसेडोनिया, फिर बुल्गारिया, बुल्गारिया, सर्बिया और रोमानिया। बुल्गारिया, सर्बिया और रोमानिया, ठीक है? उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन लिख लीजिए। ग्रेट ब्रिटेन, इसमें बाल्कन में शायद 10 हुई ना, 10 हुई होगी। ग्रेट ब्रिटेन में लिखिए स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड।
स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन। और आगे लिखिए यूके यूनाइटेड किंगडम, इसमें ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड। यूरेशिया तो पता ही है, यूरोप प्लस एशिया। हो गया। चलिए अब लिखते हैं इसको। नदियाँ 3-4 दिखवाया, लेकिन महत्वपूर्ण 10-12 नदियाँ हैं, वो उन सब के बारे में मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलिए लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, या फिर विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। इससे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका विस्तार लिखिए। इसका विस्तार पहले अक्षांशीय लिखिए। 34 डिग्री 51 मिनट 34 डिग्री 51 मिनट उत्तर से 34 डिग्री 51 मिनट उत्तर से 81 डिग्री 47 मिनट उत्तर तक। 34 डिग्री 51 मिनट उत्तर से 81 डिग्री 47 मिनट उत्तर तक। और देशांतरीय विस्तार लिखिए। उत्तरी अक्षांश में ही है, ठीक है। देशांतरीय विस्तार लिखिए। 24 डिग्री 33 मिनट 24 डिग्री 33 मिनट से 67 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 24 डिग्री 33 मिनट से 67 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। इसमें आगे लिखिए। यूरोप महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। जबकि काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर से काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर से यह एशिया से अलग होता है। यह एशिया से अलग होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच से गुजरती है। लंदन के निकट ग्रीनविच से गुजरती है।
यूरोप को भी हम चार प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कर सकते हैं। हम चार भौतिक विभागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि। दूसरा, यूरोप का उत्तरी मैदान। तीसरा, मध्यवर्ती उच्च भूमि। और चौथा, आल्प्स पर्वतमालाएं। आल्प्स पर्वतमाला लिखिएगा, एक ही है, उसके पार्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। आल्प्स पर्वतमाला। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उत्तरी क्षेत्रों में, महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में उच्च भूमि क्षेत्र हैं। महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में उच्च भूमि क्षेत्र या प्रदेश हैं जो फिनलैंड से लेकर स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड तक है। जो फिनलैंड से लेकर स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड तक है। फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड इस उच्च प्रदेश का ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला पूरा, ठीक है। इस उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग है जो पुरानी चट्टानों से निर्मित है तथा संसाधन समृद्ध है, जहां लोहा, तांबा की प्रचुर उपलब्धता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस देखें तो यहाँ पर नहीं पाया जाता, ठीक है। आगे लिखिए। इस शील्ड के पश्चिमी भाग में पर्वतों की अवस्थिति है। यूराल पर्वत की स्थिति पूर्व की ओर है। यूराल पर्वत की स्थिति पूर्व की ओर है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में 2200 किलोमीटर लंबा तथा 80 से 120 किलोमीटर चौड़ा है। 2200 किलोमीटर लंबा तथा 80 से 120 किलोमीटर चौड़ा है।
आगे लिखिए, यूरोप में मैदान का विस्तार, यूरोप में मैदान का विस्तार पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर, यूरोप में मैदान का विस्तार पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक है। पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक है। ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह इसका पश्चिमी विस्तार है। ब्रिटिश द्वीप समूह इसका पश्चिमी विस्तार है। इस मैदान में कई नदियों का प्रवाह मार्ग है, कई नदियों का प्रवाह मार्ग है, जैसे वोल्गा व यूराल नदियाँ, जैसे वोल्गा और यूराल नदियाँ जो कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की कई सारी नदियाँ, यूरोप की कई सारी नदियाँ नौवहन योग्य है। यूरोप की कई सारी नदियाँ नौवहन, जिसमें नाव चलाए जा सके, ठीक है, नौवहन योग्य है, जो परिवहन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो परिवहन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें लिख लीजिए, इसी में आगे, राइन नदी, नौ परिवहन लिखे ना, राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम, राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है, अंतःस्थलीय जलमार्ग है। राइन नदी यूरोप का, राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जल मार्ग है तथा अन्य महत्वपूर्ण नदियों में डेन्यूब है, डेन्यूब है, अन्य नदियों में डेन्यूब है, जो 4 राजधानियों से होकर गुजरती है, और इस पर भी क्या किया जाता है, नौ परिवहन, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ही था ये, 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यूरोप की अक्षांशीय स्थिति, यूरोप की अक्षांशीय स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में है। यूरोप की अक्षांशीय स्थिति शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध में है, जहाँ की जलवायु
पर उच्चावच सागरों से निकटता पछुआ पवन और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह शुरू में क्या बोला था? सागरों के निकट पश्चिम पवन। नहीं, शुरू से पढ़िए इसको। यूरोप की, इसके आगे पर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का प्रभाव होता है या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यूरोप में उत्तर से दक्षिण पर्वतीय विस्तार न होने के कारण पछुआ पवनों में कोई रुकावट नहीं आती। यूरोप की बात कर रहे हैं ना, वो तो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के अंदर यूरोप में कोई ऐसी पर्वत श्रेणी नहीं है जो उत्तर से दक्षिण में हो, इसलिए जो पछुआ पवन है उसमें कोई रुकावट नहीं होती, उसके आंतरिक भागों तक प्रभावित करती है, ठीक है। पछुआ पवनों के मार्ग में कोई बाधा नहीं पड़ती, जो आंतरिक भागों को भी प्रभावित करती है, जिससे तापमान में कमी आती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एक गर्म जलधारा है। जलधारा का नाम ब्रैकेट में डाल सकती है, छोड़ भी दीजिए। एक गर्म जलधारा है। हाँ, ये क्या बोले थे? हाँ, नॉर्वेजियन, ब्रैकेट में डाल दीजिए। एक गर्म जलधारा है जो आसपास के सागरों को जमने नहीं देती है, जो आसपास के सागरों को जमने नहीं देती है। इस प्रवाह के द्वारा अटलांटिक से ही जाती है, इसीलिए इसको क्या बोले? अटलांटिक प्रवाह, लेकिन इसका नाम क्या है? नॉर्वेजियन धारा, ठीक है। इस प्रवाह के द्वारा पछुआ पवनों के प्रभाव से यूरोप के आंतरिक भागों में वर्षा होती है। यूरोप के आंतरिक भागों में वर्षा होती है। पछुआ पवनों से जो वर्षा होगी, इसकी मात्रा किधर कम होगी? पूरब से पश्चिम जाने में या पश्चिम से पूरब आने में? पश्चिम से जैसे जैसे पूरब जाएगी वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं नहीं लिखवा रहा। आगे लिखिए। टुंड्रा जलवायु आर्कटिक वृत्त के उत्तर में पाया जाता है। टुंड्रा जलवायु
आर्कटिक वृत्त के उत्तर में पाया जाता है, जहां वर्ष भर अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढकी होती है, जहां वर्ष भर अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढकी होती है। आगे लिखिए, टुंड्रा वनों के दक्षिण में कौन सा वन होगा? जो सब पे है, एक ही चीज़ सारे जो भी महाद्वीप है सब पे अप्लाई करने। अब टुंड्रा से नीचे आएंगे तो कौन सा था? मिश्रित। ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाएगा मिश्रित। ठीक है, टुंड्रा वनों के दक्षिण में मिश्रित वन टैगा या कुड़धारी वही कहलाता है। ठीक है, मिश्रित वन पाए जाते हैं, मिश्रित वन पाए जाते हैं जिनमें टैगा व पर्णपाती वृक्ष आते हैं, जिनमें टैगा व पर्णपाती वृक्ष आते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यूरोप के दक्षिण पूर्वी भागों में विस्तृत, यूरोप के दक्षिण पूर्वी भागों में विस्तृत घास भूमि है, जिन्हें स्टेपी कहते हैं, जिसका विस्तार, जिन्हें स्टेपी कहते हैं, जिसका विस्तार रोमानिया से लेकर यूक्रेन तक है, रोमानिया से लेकर यूक्रेन तक है। हंगरी के मैदान में इन्हीं घास भूमियों का विस्तार है, हंगरी के मैदान में इन्हीं घास भूमियों का विस्तार है जिसे पुष्टाज कहा जाता है, जिन्हें पुष्टाज कहा जाता है। ठीक है, अब प्रमुख नदियां लिख लीजिए, प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां, इसमें पहला लिखिए राइन नदी, पहला राइन नदी, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जो मुख्य बातें हैं वो लिख लेते हैं। इसे कोयला नदी भी कहते हैं, राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, इसे कोयला नदी भी कहते हैं। यह यूरोप का, अभी जो हमने लिखा वही यहाँ भी मेंशन कर रहे हैं, यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम जल परिवहन मार्ग है, यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम जल परिवहन मार्ग है। विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह, विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह रोटरडम, बंदरगाह का नाम है रोटरडम, इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। रोटरडम, रोटरडम इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला लिखिए रोन नदी, रोन नदी, हाँ कई इसमें से दिखाया नहीं, दिखा देता हूँ, लिख लीजिए पहले रोन। इस पर छोटी सी बात है, फ्रांस का लियोन शहर इस नदी पर बसा है, फ्रांस का लियोन शहर
इस नदी पर बसा है। अगला लिखिए डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी इसमें लिखिए यह नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर, यह नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। काला सागर में गिरती है। यह विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है, यह विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों तथा 4 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों तथा 4 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। राजधानियों का नाम लिखना है, मैप में देख लिए, ठीक है। अगला लिखिए सीन नदी। सीन नदी बहुत सारी है, जो महत्वपूर्ण है वहीं लिखवा रहा हूँ। सीन नदी, इसमें लिखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी पर अवस्थित है, और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है जो इंग्लिश चैनल में गिरती है। कमा देके लिखिएगा, जो इंग्लिश चैनल में गिरती है। कमा नहीं होगा तो राजधानी ही गिर जाएगी, ठीक है। इंग्लिश चैनल में गिरती है। अगला लिखिए विस्चूला नदी। विस्चूला, बता रहा हूं, विस्चूला नदी हो गया। ये पोलैंड की राजधानी जो है वर्षा इसी नदी पर अवस्थित है, इतना ही बात लिखना है। पोलैंड की राजधानी वर्षा इसी नदी पर स्थित है। पोलैंड की राजधानी वर्षा इसी नदी पर अवस्थित है। अगला लिखिए डॉन नदी। डॉन नदी, डॉन है, शायद गन वन लेके चलता है ये। 7 मुल्कों की पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई इसे, है ना। ये 21 मुल्क कि 7 मुल्क? 11 है। 11 मुल्कों की पुलिस आज तक नहीं पकड़ी, ठीक है। डॉन नदी में लिखिए डॉन नदी को वोल्गा नदी से, डॉन नदी को वोल्गा नदी से नहर द्वारा जोड़कर, डॉन नदी को वोल्गा नदी से नहर द्वारा जोड़कर रूस का प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है। रूस का प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है।
हाँ क्या चीज़? ये नदी दो जगह बहती है। नहीं, ये एजो सागर में गिरती है, ठीक है। अगर निकलने की बात करें तो जो टूला हमने देखा था ट्रायंगल में, वहाँ से निकलती है, ठीक है। अगला लिखिए वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यह रूस की वल्दाई पहाड़ी से, यह रूस की वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस की वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। यह नौगम्य नदी, यह नौगम्य नदी बाल्टिक और काला सागर से जुड़ी है। बाल्टिक और काला सागर से जुड़ी है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। हो गया। अगला लिखिए यूराल नदी। महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा बनाती है। यूराल नदी, इसमें लिखिए यह एशिया तथा अफ्रीका, सॉरी यूरोप की, यह एशिया तथा यूरोप की यूराल पर्वत से निकलती है। यूराल रिवर यह एशिया तथा यूरोप की सीमा बनाती है। यूरोप की सीमा बनाती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। एक अंतिम लिख लीजिए ड्यूरो नदी। ड्यूरो, ड्यूरो नदी, इसमें लिखिए पश्चिमी पुर्तगाल में, पश्चिमी पुर्तगाल में ड्यूरो घाटी, ड्यूरो घाटी शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी पुर्तगाल में ड्यूरो घाटी शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहां पोर्ट नामक शराब का उत्पादन किया जाता है। पोर्ट, जहां पोर्ट नामक शराब का उत्पादन किया जाता है। यह अटलांटिक सागर में गिरती है। पोर्ट शराब है और पोर्टो शहर जो है इसी पर अवस्थित है, तो यह भी लिख लीजिए पोर्टो शहर इसी पर अवस्थित है। हाँ, अटलांटिक महासागर में। हो गया। पर्वत श्रेणियां लिख लीजिए प्रमुख। पर्वत श्रेणियां, पहला लिखिए आल्पस। आल्पस, इसके बारे में लिख लीजिए अल्पाइन क्रम का मोड़दार पर्वत है। अल्पाइन क्रम का मोड़दार पर्वत है जो फ्रांस और इटली का सीमा बनाता है। जो फ्रांस और इटली का सीमा बनाता है।
सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक था, ठीक है, हाईलाइट कर चुके हैं। अगला लिखिए ज्यूरा पर्वतमाला। ज्यूरा पर्वतमाला इसमें लिखिए ज्यूरासिक काल में निर्मित मोड़दार पर्वत है। ज्यूरासिक काल में निर्मित मोड़दार पर्वत है जो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा बनाती है। यह ज्यूरासिक काल में निर्मित मोड़दार पर्वत है जो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड का सीमा बनाती है। राइन व डेन्यूब नदी यहीं से निकलती है। राइन व डेन्यूब नदी यहीं से निकलती है। राइन व डेन्यूब नदी यहीं से निकलती है। यूराल पर्वत लिखिए। यूराल पर्वत इसमें लिखिए यूरोप व एशिया का, यूरोप व एशिया का सीमा निर्धारण करने वाला वलित पर्वत है। वलित पर्वत है जहाँ से यूराल नदी उद्गमित होती है। जहाँ से यूराल नदी उद्गमित होती है। अगला लिखिए माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस विसुवियस यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला लिखिए माउंट स्ट्राम्बोली। जब ज्वालामुखी पर्वत पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इसका नाम आया था, माउंट स्ट्राम्बोली। इसमें लिखिए यह ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। यह ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है। इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है। अगला लिखिए माउंट एटना। सर ये स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है ये हमेशा मतलब इसमें, हाँ, ये ज्वालामुखी पर्वत है, अभी भी सक्रिय है, इसलिए यहाँ से लाइट जैसा प्रकाशमान होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन। ठीक है। अगला लिखिए माउंट एटना। यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। किसका? माउंट एटना। माउंट एटना हो गया। अगला लिखिए काकेशस पर्वतमाला। काकेशस पर्वतमाला। काकेशस पर्वतमाला इसमें लिखिए यह काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य स्थित, यह काला सागर एवं
कैस्पियन सागर के मध्य स्थित वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस है, जो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एल्ब्रूस है जो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5633 मीटर। सब में अलग अलग है, ये पूछने वाला नहीं है। सर आपने दे दिया क्वेश्चन तो हाँ, नहीं देगा। आप देने लगे थे, ऐसे तो एसएससी में भी नहीं पूछा जाता। आप दे दो तो टेस्ट मैं नहीं दूंगा, मैं भी पागल थोड़ना हूँ। जो इसका लेवल है उसी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, उससे नीचे के लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस श्रेणियों में इतनी महत्वपूर्ण है। अगला लिखिए प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। पहला लिखिए आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप। इसमें लिखिए यह बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, यह बिस्के की खाड़ी भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अगला लिखिए जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप, इसमें लिखिए डेनमार्क इसी प्रायद्वीप पर स्थित है। डेनमार्क इसी प्रायद्वीप पर स्थित है। यह उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के मध्य, यह उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के मध्य स्थित निम्न भूमि क्षेत्र है। निम्न भूमि क्षेत्र है जो डेयरी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जो डेयरी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। हो गया। अगला लिखिए स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, इसमें लिखिए यह प्राचीन बाल्टिक सील्ड का ही भाग है। यह प्राचीन बाल्टिक सील्ड का ही भाग है जो फियर्ड तटों के लिए, फियर्ड तट, यह प्राचीन बाल्टिक सील्ड का भाग है जो फियर्ड तट, क्या था फियर्ड तट? करवाया था मैं। फियर्ड तट, तट पे जैसे ये आरी के दांत जैसा होता है, ठीक है, तो तटों पे ऐसी आकृति है, इसी चीज को बोलते हैं फियर्ड तट। तो ये जो फियर्ड तट के लिए प्रसिद्ध है, जो फियर्ड तट के लिए प्रसिद्ध है। अगला बाल्कन प्रायद्वीप। कौन? नॉर्वे, स्वीडन, ये देखे ना, वही तो था। अगला लिखिए बाल्कन प्रायद्वीप।
इसमें लिखिए यह काला सागर, यह काला सागर, एजियन सागर, यह काला सागर, एजियन सागर व एडियाट्रिक सागर से घिरा हुआ है, वह एडियाट्रिक सागर से घिरा हुआ है। अगला लिखिए इटली प्रायद्वीप, इटली भी एक प्रायद्वीप है, ठीक है। इटली प्रायद्वीप, इटली प्रायद्वीप। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी इसी प्रायद्वीप में अवस्थित है, ठीक है। तो लिख लीजिए विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इसी प्रायद्वीप पर अवस्थित है, इसी प्रायद्वीप पर अवस्थित है। इस प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में, इस प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में लोम्बार्डी का मैदान, लोम्बार्डी का मैदान, हाँ लोम्बार्डी का मैदान। मध्य भाग में, मध्य भाग में चूने का चट्टान, मध्य भाग में चूने का चट्टान तथा दक्षिणी भाग में, तथा दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट का बाहुल्य है, ग्रेनाइट का बाहुल्य है। अगला प्रायद्वीप लिखिए क्रीमिया प्रायद्वीप, क्रीमिया प्रायद्वीप। क्रीमिया छोटा सा दिखाया था, उसी के बारे में लिखिए। यह यूक्रेन का भाग है, यह यूक्रेन का भाग है जहां लौह अयस्क, जहां लौह अयस्क एवं तेल क्षेत्र, तेल क्षेत्र अवस्थित है, जहां लौह अयस्क एवं तेल क्षेत्र अवस्थित है, ठीक है। अब यूरोप के प्रमुख उद्योग लिखिए, यूरोप के प्रमुख उद्योग। यूरोप के प्रमुख उद्योग, पहला लिखिए लोहा एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात। कहाँ कहाँ पाया जाता है वो लिखिए। जर्मनी के रूर, जर्मनी के रूर एवं राइन प्रदेश, जर्मनी के रूर एवं राइन प्रदेश। रूर एवं राइन प्रदेश, कमा ब्रिटेन में न्यू कैसल, ब्रिटेन में न्यू कैसल, ब्रिटेन में न्यू कैसल, कार्डिफ, कार्डिफ, बर्मिंघम, बर्मिंघम, ग्लासगो, 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 शेफील्ड, ग्लासगो, ग्लास में गो लगा देना है, ग्लास को भेज देना है, ग्लास तुम जाओ, ग्लासगो, ठीक है, गो, ठीक है। उसके बाद है शेफील्ड, शेफील्ड, बेल्जियम में लीज, बेल्जियम में है लीज,
स्पेन में है बिलबाओ, बिलबाओ। हाँ, बेल्जियम में है लीज, जगह का नाम है लीज, देश का नाम है बेल्जियम। ठीक है, स्पेन में जगह है बिलबाओ। बिलबाओ, ठीक है। इटली में जेनोआ, जेनोआ, जेनोआ। बस इतने महत्वपूर्ण हैं। अगला लिखिए इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। पहले लिखिए जर्मनी, और जर्मनी में ब्रैकेट में लिख लीजिए रूर एवं राइन घाटी, रूर एवं राइन घाटी। यानी कि यहाँ पर जो भी बंदरगाह क्षेत्र हैं, सारे बंदरगाह क्षेत्रों में इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ है। सर रूर और राइन घाटी का मतलब रूर नदी है और राइन भी नदी है, और इसकी जो नदी घाटी है वहाँ पर जो भी बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक है, उन सारे जगहों पर इंजीनियरिंग उद्योग का। यहाँ पे इतने उद्योग क्यों हैं? क्योंकि विश्व में सबसे पहले औद्योगिकरण यही हुआ था। ठीक है, अगला लिखिए बर्मिंघम, बर्मिंघम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कहाँ? ब्रिटेन में है बर्मिंघम। ग्लासगो, ग्लासगो। लंदन, लंदन। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एवं स्विट्जरलैंड, मैनचेस्टर एवं स्विट्जरलैंड, इन सारे क्षेत्रों में इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, अगला लिखिए ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। पहले मैं इसको फ़ोन समझता था, बाद में पता चला कि ये तो गाड़ियों से संबंधित है। ऑटोमोबाइल, इसमें लिखिए कवेंडी, कवेंडी। कवेंडी, ये है ब्रिटेन में कवेंडी। फिर बर्मिंघम, बर्मिंघम। करमेंडी, करवेंडी, बर्मिंघम। लंदन फ्रांस, लंदन फ्रांस। फ्रांस में जो पेरिस है वो क्षेत्र। ठीक है, और इटली में है तुरीन, तुरीन, तुरीन इटली। इन क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल उद्योग विकसित हुआ है। अगला लिखिए जलयान उद्योग, जलयान उद्योग। जलयान उद्योग में लिखिए ग्लासगो, ब्रिटेन में है ग्लासगो। न्यू कैसल, सारे नाम रिपीटेड ही आएंगे क्योंकि छोटा एरिया है और उन्हीं एरिया में सारा चीज़। ग्लासगो, हाँ। उसके बाद न्यू कैसल, न्यू कैसल। बेलफास्ट, हाँ ब्रिटेन में ही है। उसके बाद बेलफास्ट, बेलफास्ट और बैरो, ये सारे ब्रिटेन में ही हैं। बैरो हो गया। उसके बाद हैम्बर्ग, जर्मनी में है हैम्बर्ग, हैम्बर्ग। ल्यूबेक, ल्यूबेक जर्मनी में ही है, हाँ ल्यूबेक। उसके बाद लिखिए गोटेबर्ग, स्वीडन में है। गोटेबर्ग स्वीडन में है, गोटेबर्ग।
स्टॉकहोम, ये भी स्वीडन में ही है, स्टॉकहोम। बस इतने महत्वपूर्ण हैं। वायुयान लिख लीजिए, 3 क्षेत्रों में है बस। वायुयान उद्योग, पहला लंदन, लंदन, दूसरा बर्मिंघम, बर्मिंघम, और तीसरा कोवेंट्री। जगह का नाम है कोवेंट्री, ठीक है। अगला लिखिए, सूती तो बहुत सारे जगहों पर है, सूती वस्त्र उद्योग लिख लीजिए। सूत, आपका पेज भर गया ना। सूती वस्त्र उद्योग, हाँ क्वेंट्री, ये भी शायद इंग्लैंड में ही है। एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जिसके बारे में नहीं पता मैं गलत नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। अगला लिखिए सूती वस्त्र उद्योग, इसमें मैनचेस्टर फेमस है, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैनचेस्टर, बोस्टन, बोस्टन, ब्रेडफोर्ड, ब्रेडफोर्ड, सॉरी ब्रेडफोर्ड, ब्रेडफोर्ड, ट लिखिएगा, ट, ब्रेडफोर्ड, ठीक है। ब्रेडफोर्ड स्कॉटलैंड में है। उसके बाद नॉर्मंडी क्षेत्र, नॉर्मंडी, नॉर्मंडी क्षेत्र, ये फ्रांस में है। और मिलान शहर, मिलान शहर, ये सारे सूती वस्त्र उद्योग हैं। मिलान शहर इटली में है, ठीक है। और अंतिम लिखिए टेम्पेयर, टेम्पेयर फिनलैंड में है, टेम्पेयर फिनलैंड में है। 2 क्षेत्र है ऊनी वस्त्र उद्योग के, ये भी लिख लीजिए। ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इसमें पहला क्षेत्र है वेस्ट राइडिंग क्षेत्र, ब्रिटेन में है। वेस्ट राइडिंग, वेस्ट राइडिंग क्षेत्र ब्रिटेन में है। और मिलान क्षेत्र अभी हमने लिखा, इटली में है मिलान क्षेत्र। और अंतिम लिख लीजिए कागज उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग, इसमें लिखिए नॉर्वे, स्वीडन। कागज उद्योग में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी। भारत का, भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी। अब भारत यूरोप में होता तो जरूर लिखवाता। हो गया। क्या चीज़? कल कम ही लिखवाया था, आज लंबा लिखवा दिया है ना। अब जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो तो लिखवाऊंगा ना। अब ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छूट जाए, आके बोलोगी कि सर ये क्वेश्चन आया ही नहीं आपके पढ़ाए। हाँ, टाइम तो हो चुका है। इतने में थक गए। जब 3 क्लासेस चलेगी 2-2 घंटे की, फिर क्या होगा? हाँ, कुछ ही लोग हैं जो 3 करते हैं, बाकी तो 2 ही करते हैं ना। कोई बात ना, आपका 4 करवा दिया जाएगा। फीडबैक देने में थक गए। चलिए, कुछ झील हैं, झीलों के नाम लिख लीजिए, उसके बारे में नहीं लिखवाऊंगा। महत्वपूर्ण झील कल करना है। एशिया, एशिया में टाइम लगेगा, ठीक है। यूरोप की प्रमुख झीलें, हाँ। किस में?
सर ढूंढ के लाइएगा, कल चेक करेंगे। अभी अफ्रीका वाला बाकी है चेक करने वाला। ठीक है, इसमें लिखिए ओनकान झील, जो भी महत्वपूर्ण है। ओनकान झील युगांडा में स्थित है। ओनकान, सॉरी युगांडा तो इसमें गलत टाइप कर रखा है, ओनकान झील लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए एवरन झील, इटली में है, मानव निर्मित है। एवरिन, एवरन लिखिए या एवरिन लिखिए, दोनों प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। इटली में है, मानव निर्मित है। अगला लिखिए लडोगा व ओनेगा, लडोगा व ओनेगा, 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 ओनेगा झील, हाँ रूस में है। ठीक है, अगला लिखिए कांसेटेंस झील, कांसेटेंस, झीलों को मैं दर्शाया नहीं, ये है स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के जो बॉर्डर है। ठीक है, जहाँ पर मिलता है वहाँ है। ठीक है, कौन कौन? जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जहाँ पर मिलती है तीनों देश, वहीं पर अवस्थित है कांसेटेंस झील। मिला? अगला लिखिए आइसेल झील, आइसेल झील नीदरलैंड में है। आइसेल झील। अगला लिखिए लेडोजेस्कोए झील, लेडोजेस्कोए, लेडो जोस जेस्कोए है, लेडो जेस्कोए। ठीक है, ये है यूरोप की सबसे बड़ी झील है, ओजेरा में अवस्थित है। ओजेरा। अगला लिखिए वेनर्न झील, वेनर्न, वेनर्न झील, वेनर्न। और दूसरी झील है वेटर्न, वेटर्न, दोनों स्वीडन में है। वेनर्न और वेटर्न झील स्वीडन में है। अंतिम लिखिए बालाटन झील, बालाटन झील है तो बहुत सारी। बालाटन झील हंगरी में स्थित है, बालाटन झील हंगरी में स्थित है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को नीचे मेंशन कर लीजिए। हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। हाँ, सागर जो करवाया सारे हाईलाइटेड हैं, सागर को एक बार देख लीजिएगा। जब सातों कंट्री हो जाएगा तो मैं एक बार पूछूंगा सबसे उठा के, किसी से भी कोई सा भी लोकेशन पूछ सकता हूँ। अभी राजधानियों से नहीं पूछूंगा, लेकिन राजधानी आप लोग साथ में देखते हुए चले तो ज़्यादा ठीक होगा। हाँ, इस वाले में नहीं, अगले वाले में आएगा। 1 महीने में 2 पीटी के टेस्ट होने, 2 मेंस के, अगले वाले में राजधानी से भी आएगा। हाँ, अभी जो ये करवा रहा हूँ इससे कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है।